नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। तो मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं सैम्पल पेपर क्लास 10th का सैम्पल पेपर टर्म 2 का साइंस का हम सैम्पल पेपर जो है आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ लेनी है, जिसमें आपको मिल जाता है कि आपका जो 40 मार्क्स का पेपर होना है, जिसमें आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। सभी प्रश्न करने कंपलसरी हैं। कहता है कि इस पेपर में 3 सेक्शन है और 15 क्वेश्चन होंगे। उसमें पहले सेक्शन में कहता है 7 क्वेश्चन होंगे 2-2 मार्क्स के। उसके बाद आगे कहता है कि सेक्शन बी में 6 क्वेश्चन होंगे 3-3 मार्क्स के, और सेक्शन सी में 2 केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे 4 मार्क्स के ईच। और इंटरनल चॉइस जो है आपको कुछ क्वेश्चनों में मिल जाएगी। ठीक है, और इंटरनल चॉइस भी आपको मिलेगी, और जो अल्टरनेटिव होंगे उसमें आपको कोई एक करना होगा। ठीक है, तो इतनी जानकारी के बाद यहाँ से हम अपना सेक्शन ए शुरू करते हैं आपके साथ पढ़ना। ठीक है, आप वीडियो को ध्यान से देखिए और आपका रिवाइज हो जाएगा। तो हमारा पहला सेक्शन शुरू होता है। इसमें पहला प्रश्न आपका निकल के आ रहा है कि 2 कार्बन कंपाउंड्स ए एंड बी, 2 कार्बन के यौगिक हैं ए और बी, हैव द मोलिक्यूलर फार्मूला, और उनके जो फार्मूले हैं वो आपको दिए हुए हैं। C3H8, जिसको आप जानते होंगे, ये आपका प्रोपेन है, और C3H6, तो C3H6 जो है आपका प्रोपीन है। ठीक है, तो ये प्रोपेन है, ये प्रोपीन है। कैसे पता चला कि ये प्रोपेन है या प्रोपीन है? तो देखो, कार्बन के पास यहाँ पे 3 एटम दिख रहे हैं और हाइड्रोजन जो है 8 है, यानी यहाँ पे CnH2n+2, यानी n के दुगने से 2 अधिक है। ये जैसे 3 है, 3 का डबल 6, 6 इसमें 2 अधिक 8 हुआ। और जो अगला वाला है वो है आपका CnH2n। ठीक है, ये है आपका। तो CnH2n को बोलते हैं प्रोपेन, मतलब प्रोपीन बोलते हैं। तो आपको ये दिया हुआ है। फिर प्रश्न पूछा है कि बताओ विच वन ऑफ द टू इज मोस्ट लाइकली टू शो एडिशन रिएक्शन, दोनों में से जो कौन सा होगा वो एडिशन रिएक्शन दिखाएगा। तो आप देखोगे कि जो इसका स्ट्रक्चर होता है इसका जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे पहले वाले का, तो इसके स्ट्रक्चर में C3H8 है। तो आप इसका जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो C3 और H8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, सब जगह एक एक बॉन्ड है। तो ये तो बहुत ज़्यादा इंटर मोलिकुलर फोर्स से बंधे हुए हैं, तो इनके बीच में तो कोई रिएक्शन होगा नहीं, एडिशन रिएक्शन, संकलन अभिक्रिया नहीं होगी। लेकिन जो दूसरा वाला देखोगे वहाँ पे आपको पाओगे कि उसमें 3 कार्बन है, और इसमें ना कहीं पे डबल बॉन्ड मिलेगा, और डबल बॉन्ड की वजह से बचे 6 हाइड्रोजन। तो 1 2 3 4 5 6। तो आपको यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है, यहाँ पर आपको कोई डबल बॉन्ड को हटा के कोई नया एलिमेंट जुड़ सकता है, और ये एडिशन रिएक्शन दर्शा सकता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा। तो प्रश्न था कि कौन सा, इन दोनों में से कौन सा जो है वो एडिशन रिएक्शन को दर्शाएगा, तो वो है आपका C3H8, यानी आपका प्रोपीन दर्शाएगा। ठीक है, अगला है एक्सप्लेन करना है। विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन बाय एन एडिशन रिएक्शन इज यूजफुल इन वेजिटेबल घी इंडस्ट्री। कहता है कि आपको केमिकल इक्वेशन की सहायता से बताना है कि जो वनस्पति घी वाले जो बनाने वाले इंडस्ट्रीज होते हैं, उद्योग, उनके लिए एडिशन रिएक्शन कितना उपयोगी होता है। तो आप जानते ही होंगे कि जो वेजिटेबल्स ऑयल्स होते हैं रिएक्ट विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल एज ए कैटलिस्ट टू फॉर्म वेजिटेबल घी विच इज ए सेचुरेटेड कंपाउंड। तो इसमें बताया गया है कि जो वनस्पति घी होती हैं, ये निकेल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके वनस्पति घी बन जाती हैं। तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाया जाता है निकेल जैसे उत्प्रेरकों का इस्तेमाल करके। यहाँ पर आपको बना के दिखा भी रखा है।
तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है, यानी अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड होता है। और यहाँ पे देखोगे कि इनके बीच में सिंगल है, तो इनके बीच में सिंगल का निशान आ रहा है, तो यानी ये सैचुरेटेड बन गया है। तो अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बनाने में हाइड्रोजन को जोड़ना पड़ा, और हाइड्रोजन जो है वो निकेल और पैलोडियम की उपस्थिति में जुड़ा। तो इस रिएक्शन में वेजिटेबल्स ऑयल जो होते हैं उससे हम वेजिटेबल घी बनाते हैं और उद्योग धंधों में इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ लिखा हुआ है कि वेजिटेबल ऑयल ये अनसैचुरेटेड होता है, ये हाइड्रोजन से क्रिया करता है निकेल के इस परिस्थिति में, और ये वेजिटेबल घी यानी सैचुरेटेड बन जाता है। इसका इस्तेमाल उद्योगों में वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद इसके बाद एक प्रश्न है कि स्टेट द मॉडर्न पेरियोडिक लॉ। आपको मतलब दर्शाना है, बताना है मॉडर्न पेरियोडिक लॉ के बारे में, मतलब आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में आपको बताना है, उसके नियम के बारे में बताना है। और दूसरा प्रश्न है कि हाउ मैनी पीरियड्स एंड ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द मॉडर्न पेरियोडिक टेबल। और मॉडर्न पेरियोडिक टेबल में कितने आवर्त और कितने समूह होते हैं। तो मॉडर्न पेरियोडिक लॉ आपको जरूर याद करना है। तो यहाँ पे लिखा है कि मॉडर्न पेरियोडिक लॉ स्टेट्स दैट, मॉडर्न पेरियोडिक टेबल हमें बताता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, जो तत्वों के गुण होते हैं, आर पेरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तत्वों के जो भी गुणधर्म होते हैं, रासायनिक या केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी, वो उनकी एटॉमिक नंबर के पेरियोडिक फंक्शन होते हैं, यानी उनके परमाणु संख्या के बढ़ते आवर्त फलन के रूप में होते हैं। यानी अगर हम तत्वों को उनके एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं तो इससे आपकी मॉडर्न पेरियोडिक टेबल जो है बन जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न था कि मॉडर्न पेरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स और ग्रुप्स हैं। तो इसमें 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप्स हैं मॉडर्न पेरियोडिक टेबल में। ठीक है, अगला है कि नेम 2 एनिमल्स विच रिप्रोड्यूस असेक्सुअली। आपको 2 ऐसे जंतुओं के नाम बताने हैं जो प्रजनन जो करते हैं वो अलैंगिक विधि से करते हैं। तो अलैंगिक विधि से प्रजनन करने वाले जीव के उदाहरण हैं आपका हाइड्रा, स्पोरेंजिया। ठीक है, तो हाइड्रा और स्पोरेंजिया जो होता है ये दोनों असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, अलैंगिक जनन करते हैं। अगला है व्हाट आर द मेल एंड फीमेल गोनेड्स इन ह्यूमन बीइंग्स नोन एज। कहता है कि मानव और मादा में, मनुष्य में, मादा और मानव में जो से गोनेड्स पाए जाते हैं, मतलब जनन अंग वाला भाग पाए जाते हैं, उनका क्या नाम है। तो नर में यानी मेल में जो गोनेड है वो है आपका टेस्टिस, वृषण, और फीमेल में जो है वो आपका है ओवेरी यानी अंडाशय। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पे कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन इन प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में जो पुनरुद्भवन होता है या पुनर्जनन होता है, इसकी प्रक्रिया की व्याख्या एक्सप्लेन करनी है। तो अगला प्रश्न है इसमें हाउ इज रीजनरेशन डिफरेंट फ्रॉम रिप्रोडक्शन। जो पुनर्जनन होता है या पुनरुद्भवन होता है, ये जनन की प्रक्रिया से अलग कैसे है, आपको ये भी बताना है। तो लिखता है इफ द बॉडी ऑफ प्लेनेरिया समहाउ गेट्स कट। अगर प्लेनेरिया का जो शरीर का भाग है वो किसी तरह कट जाता है, इनटू ए नंबर ऑफ पीसीज यानी बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाता है, तो देन ईच बॉडी, तो प्रत्येक अंग, पीस यानी प्रत्येक जो कटा हुआ अंग है, कैन रीजनरेट इनटू ए कंप्लीट प्लेनेरिया, वो उत्पन्न होकर संपूर्ण प्लेनेरिया बन जाता है। बाय ग्रोविंग ऑल द मिसिंग पार्ट, जो भी उसके मिसिंग पार्ट होते हैं उससे वो पूरा पूर्ण विकसित जीव बन जाता है। बाकी आप सी फिगर यानी पेपर में फिगर बना के भी आप दिखा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप फिगर कैसे बनाएंगे यहाँ देख लेंगे नीचे भी। तो ये आपका प्लेनेरिया का चित्र है। इसमें आप देखोगे कि प्लेनेरिया को अगर हम 20 से कई भागों में काट देते हैं तो उसके कटे हुए भाग से पूर्ण विकसित जीव जो है वो बन जाता है, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि
हाउ इज रीजनरेशन डिफरेंट फ्रॉम रिप्रोडक्शन, जो पुनरुद्भवन होता है ये जनन की प्रक्रिया से कैसे अलग है। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक ए फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स इज कॉल्ड रीजनरेशन। वह प्रक्रिया जिसके अंदर जो कोई जीव होता है वो अपने बॉडी के पार्ट से ही पूर्ण विकसित जीव बन जाए उसे बोलते हैं रीजनरेशन। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीसीज इज नोन एज रिप्रोडक्शन। तो जनन की वो प्रक्रिया जिसमें जो नए जीव होते हैं वो पुराने जीवों के मतलब के भागों से ही उत्पन्न होते हैं, इनको बोलते हैं जनन। ठीक है, मतलब सेम स्पीसीज, नए प्राणी जब सेम स्पीसीज के जीवों से उत्पन्न होते हैं तो इसे जनन कहते हैं, या फिर माता पिता से संतति के जनन को रिप्रोडक्शन यानी जनन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला। ये कहता है कि व्हाट इज प्लेसेंटा, बताइए प्लेसेंटा क्या है, एंड स्टेट इट्स एनी टू रोल्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और आपको इसके अंदर जो संतति होती है जन्म लेने वाली उसके लिए ये क्या मुख्य रोल अदा करता है, प्रेगनेंसी के दौरान ये क्या रोल अदा करता है। तो प्लेनेरिया इज ए स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यू, कहता है कि जो प्लेसेंटा होता है वो विशेष संवहन ऊतकों का बना होता है, अटैच टू द यूटेरस, और ये जो होता है गर्भाशय से जुड़ा होता है, दैट प्रोवाइड्स ऑल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फोइटस, जो कि भ्रूण को सभी पोषक चीज़ें प्रदान कराता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के समय ये जो फोइटस होता है भ्रूण उसको सभी आवश्यक चीज़ें प्रोवाइड कराता है, जैसे उसको ऑक्सीजन, उसको ग्लूकोज, भोजन, एनर्जी, उसमें से वेस्ट मटेरियल को निकालना, ये सब में मदद करता है। अगला हमारा प्रश्न है कि इसमें रोल भी बताना था, तो हम इसके दो रोल बताएंगे। इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द फोइटस, ये भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। अगला है द वेस्ट सब्सटेंस जनरेटेड बाय द फोइटस आर एक्सक्रीटेड आउट थ्रू द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के माध्यम से भ्रूण में जो उत्सर्जित पदार्थ बनते हैं, हानिकारक पदार्थ बनते हैं, उसको शरीर से बाहर निकालने में भी प्लेसेंटा मदद करता है। कुल मिलाकर जो बेबी होता है उसका जो विकास का सारा काम प्लेसेंटा ही करता है। ये प्लेसेंटा जो होता है वो यूटेरस यानी गर्भाशय की आंतरिक भित्ति की दीवारों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है इन व्हाट रिस्पेक्ट इज द ह्यूमन मेल गैमेट्स डिफरेंट फ्रॉम द फीमेल गैमेट्स, कहता है कि जो नर युग्मक होता है वो मादा युग्मक से कैसे अलग होता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो मेल गैमेट्स यानी नर युग्मक में लिखा है कि ये स्मॉल होते हैं, और आगे लिखा है फीमेल गैमेट्स में दीज आर लार्ज, ये बड़े होते हैं, बिकॉज दे कंटेन फूड रिजर्व, क्योंकि इनके अंदर भोजन संरक्षित रहता है इसीलिए इनका साइज बड़ा होता है, स्पर्म बहुत छोटे होते हैं। अगला लिखा है अंतर की जो मेल गैमेट्स होते हैं दे आर मोटाइल, ये गतिशील होते हैं, और फीमेल गैमेट्स में लिखा है कि दे आर नॉन मोटाइल, यानी ये गतिशील नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये गतिशील होते हैं और ये नहीं होते हैं, ये अंतर हो गया। ठीक है, अगला है कि व्हाट हैपन यानी क्या होता है टू द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास निडल प्लेस एट ए पॉइंट नियर करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, क्या होता है कंपास की सुई में विक्षेप होता है जब इसके पास जो सीधा चालक रखा है उसके अंदर जो करंट उत्पन्न होता है, तो कंपास की जो सुई होती है उसमें विक्षेप होता है। तो क्यों होता है, इफ़ द करंट इज इंक्रीज, अगर करंट को बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, और इफ़ द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कंडक्टर इज चेंज, और अगर हम करंट की दिशा को बदल देते हैं चालक में तो क्या होगा। तो लिखा है कि अगर हम करंट बढ़ा देंगे तो उसका उत्तर क्या होगा, तो लिखा है कि डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास निडल इंक्रीज, तो जितना ज़्यादा करंट बढ़ाओगे तो जो डिफ्लेक्शन होगा कंपास के निडल, कंपास की जो सुई है उसमें जो डिफ्लेक्शन होगा वो बढ़ जाएगा। अगला है डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इन द कंपास निडल चेंजेस, और जो करंट की दिशा कह रहा है, अगर करंट की दिशा कंडक्टर की चेंज करिए तो क्या होगा, तो करंट की दिशा चेंज करने से डिफ्लेक्शन की भी दिशा जो है वो चेंज हो जाएगी, यानी जो कंपास की सुई है उसकी दिशा डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। ठीक है,
अगला है कि हाउ डज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कोइल ऑफ ए वायर डिपेंड ऑन ए ऑप्शन रेडियस ऑफ द कोइल, नंबर 2 नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर इन द कोइल। कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो बेलनाकार कुंडली के रूप में तार को केंद्र पर रखकर लपेटी जाती है, तो इसका चुंबकीय जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, शक्ति, वो कैसे प्रभावित होती है। तो पहला बताना है कि क्या रेडियस से प्रभावित होती है कि नंबर ऑफ टर्न से प्रभावित होती है। तो यहाँ पे लिखा है कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द सॉइल। इसके अंदर बताया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी जो क्षमता होती है वो जो चालक का जो तार होता है उसके मतलब व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी तार जितना मोटा होगा मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा। अगला है कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल। चुंबकीय क्षेत्र की जो क्षमता होती है उसका प्रत्यक्ष संबंध होता है अनेक कुंडली मतलब फेरो वाली कुंडली के फेरों पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर हमारे पास मतलब कुंडली में फेरो, ऊपरी नालिका में फेरों की संख्या ज़्यादा होगी तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके अंदर स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, उसके अंदर क्षमता ज़्यादा होगी। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है कि इन ए सर्टेन स्टडी कंडक्टेड ऑन ऑक्यूरेंस ऑफ डीडीटी अलोंग फूड चेन इन एन इकोसिस्टम। कह रहे एक अध्ययन के अनुसार जो डीडीटी जो हम खेतों में डालते हैं खाद्य श्रृंखला या पारितंत्र में आ जाते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ डीडीटी इन ग्रास वाज फाउंड टू बी 0.5 ppm पार्ट्स पर मिलियन और इन शिप इट वाज 2 ppm and in the man it was 10 ppm. Why was the concentration of DDT maximum in case of man? कहता है कि जो पारितंत्र में हम जो DDT जो कीड़े मारने की दवा होती है पीड़कनाशी का प्रयोग करते हैं, तो ये पेड़ पौधे और घासों में तो इसकी मात्रा 0.5 ppm है और भेड़ों में इससे ज़्यादा 2 है और इससे ज़्यादा मैन में 10 है। ऐसा क्यों है, आपको इसके पीछे कारण बताना है। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा कि डीडीटी इज नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल। कहता है कि डीडीटी जो होता है एक अजैव निम्नीकरणीय रासायनिक पदार्थ होता है विच ग्रेजुअली एक्यूमुलेटेड इन फैटी टिश्यू एट ईच टॉपिकल लेवल। और ये जो हर पोषक स्तर पे जो वसा उत्तक होते हैं उनके अंदर ये जमा होता रहता है। सिंस मैन इज एट द हाईएस्ट ट्रॉपिकल लेवल, और क्योंकि मानव जो है वो इस ऊर्जा के स्तर में सबसे ऊपर है, तो देयर इज ए मैक्सिमम एक्यूमुलेशन ऑफ डीडीटी इन हिम। इसीलिए जो सबसे ज़्यादा जो डीडीटी का संग्रहण होता है वो यहीं होता है और इट हैपन्स ड्यू टू द बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, और इसके इस प्रकार के होने को जैव आवर्धन के नाम से जाना जाता है। अगला है आपका इन ए फूड चेन। एक फूड चेन में कंप्राइजिंग फ्रॉग, इसमें शामिल है एक मेंढक, इंसेक्ट माने कीड़े मकोड़े, बर्ड्स माने पक्षी, एंड ग्रास यानी घास। Which one of the organism is likely to have maximum concentration of harmful non-biodegradable chemicals in its body? एक खाद्य श्रृंखला है, उसमें मेंढक, कीड़े, पक्षी और घास, इन सबको तुलना करनी है और मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल इन इट्स बॉडी। अब बताना है कि सबसे ज़्यादा जो हानिकारक पदार्थ होंगे जैव निम्नीकरण में वो किस में होंगे। बर्ड्स वुड हैव मैक्सिमम कंसंट्रेशन, पक्षियों में ज़्यादा होंगे क्योंकि घास को मेंढक कीड़े खाएंगे, उनको पक्षी खाएंगे, तो पक्षी के अंदर जो ये सब केमिकल हैं वो ज़्यादा इकट्ठा होंगे। तो लिखा है कि बर्ड्स वुड हैव मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल नॉन बायोडिग्रेडेबल chemicals in their body as they occur the top most tropical level in the given food chain. It happens due to the biological magnification. कहता है कि ये जो चिंताओं वाला जो दौर चल रहा है इसके अंदर जो पक्षी हैं उनके अंदर हार्मफुल नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल की मात्रा सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि उच्च ट्रॉपिकल लेवल में खाद्य श्रृंखला में जो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन अधिक होता रहता है।
तो जैववर्धन जो है सबसे अधिक इसका खतरा जो है वो उच्च वर्ग के जीवों को होता है। सेक्शन ए में 7% थे, हमने वो 2-2 नंबर के पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे कुछ मतलब सेक्शन नंबर बी जो 3-3 मार्क्स के हैं। पर्सन ए की गिवन बिलो आर 4 एलिमेंट्स इन विद देयर एटॉमिक नंबर। आपको 4 यहाँ पे एलिमेंट दिए हुए हैं, उनके एटॉमिक नंबर दिए हुए हैं। एटॉमिक नंबर में 16 है, 11 है, 3 है, 14 है। आपको याद होना चाहिए 16 नंबर पे क्या आता होगा। तो 16 नंबर पे आता है आपका सल्फर, 11 नंबर पे सोडियम, 3 नंबर पे लिथियम और 14 नंबर पे क्या आता है 14 नंबर पे आपका आता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन आता है। ठीक है सिलिकॉन आता है यहाँ पे। ठीक है, अब कहता है पहला पर्सन, आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपको ऐसे तत्व की पहचान करनी है कि वो सेम ग्रुप का हो। तो आपको इसमें से छाटना है ऐसे 2 एलिमेंट जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सेम ग्रुप से हो। तो वह आपका बी और सी। अगला है आपका बी सी क्यों है, तो बी सी को अगर ध्यान से देखें तो बी नंबर पे आ रहा है आपका सोडियम और 3 नंबर पे आ रहा है लिथियम। तो लिथियम और सोडियम एक दूसरे से संबंधित हैं, दोनों एल्केली मेटल है यानी क्षारीय धातुएं हैं। अगला है अरेंज द गिवन एलिमेंट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज। तो इनको इनके परमाणु द्रव्यमान के अनुसार घटते क्रम में लिखना है। तो पहले सबसे बड़ा कौन होगा, तो इसमें सबसे बड़ा वो होगा जो लेफ्ट में होगा और राइट जाने पर एटॉमिक साइज क्या हो जाता है पीरियड में छोटा हो जाता है। ऐसे आप अरेंज करोगे तो पाओगे कि लेफ्ट में सबसे पहले कौन है, तो बी है क्योंकि बी 11 नंबर है, इसके बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये पहले ग्रुप में होगा। उसके बाद डी लिखा हुआ है, तो डी देखोगे आप 14 है, तो ये 2, 8 और 4 यानी ये तीसरे में होगा। फिर ऐसे आप अगला देखोगे ए जो है उसमें 16 नंबर आ रहा है, वह नॉन मेटल है। और सी आपका 3 नंबर पे लिथियम है, ये भी कमज़ोर है। तो अगला है बी ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन सी। आपके हिसाब से जो लगे आप वो लगा सकते हैं। अगला है राइट द फॉर्मूले ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ बी। हमें बी के जो ऑक्साइड के फॉर्मूले लिखने हैं, तो बी का ऑक्साइड का सूत्र बनेगा B2O। अगला है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। आपको इथेन C2H2 ठीक है इथाइन का स्ट्रक्चर खींचना है। इसमें ना कार्बन के जो है 3-3 बॉन्ड होते हैं, तो पहले 3 बॉन्ड बनाएंगे और हाइड्रोजन 2 है तो दाएं बाएं एक हाइड्रोजन से वैलेंसी मिला देंगे। अगला है लिस्ट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन सोप्स एंड डिटर्जेंट। कह रहे साबुन और अपमार्जक जो होता है डिटर्जेंट, उन दोनों में आपको अंतर बताना है 2 चीज़ों का। तो आपको ऊपर था कि आपको इथेन का स्ट्रक्चर बनाना था, तो आप ऐसे बना लेंगे। और दूसरा प्रश्न था कि आपको साबुन और डिटर्जेंट के बीच में जो अंतर है उसको समझना था। तो साबुन और डिटर्जेंट में अंतर है, लिखा है सोप्स यानी जो साबुन होते हैं और सोडियम सोल्ट्स, ये सोडियम के लवण होते हैं ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, और ये वसा अम्ल वाले लंबी चैनों की श्रृंखला से बने होते हैं। वेयर डिटर्जेंट्स आर सोडियम और पोटेशियम, सोल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। और दूसरे डिटर्जेंट ये सोडियम होते हैं पोटेशियम होते हैं, इनके जो लवण होते हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हाइड्रोकार्बन्स बनाते हैं। अगला है कि सोप्स कैन नॉट बी यूज विद हार्ड वाटर। कठोर जल के साथ जो साबुन है ये झाग नहीं देते हैं। बट डिटर्जेंट वर्क्स वेल विद बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। लेकिन जो डिटर्जेंट होता है ये सख्त पानी और कोमल पानी, शुद्ध पानी और खारा पानी दोनों से क्रिया कर लेता है। तो दोनों में ये अंतर था। अगला है अरेंज गिविंग रीजन्स फॉर द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन। नीचे कुछ एलिमेंट्स हैं, इनके रीजन देने हैं। इंक्रीज ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक साइज, इनको एटॉमिक साइज के अनुसार बढ़ते क्रम में लिखना है। पहला है BE, फिर O, फिर F। गिवन दैट दे बिलोंग टू सेकेंड, 16 एंड 7th ग्रुप एंड सेकेंड पीरियड रिस्पेक्टिवली। तो आपसे पूछा है कि बताओ इनका एटॉमिक साइज क्या होगा। तो आपका एटॉमिक साइज जो होता है वो लेफ्ट से राइट जाने पे छोटा हो जाता है। तो आपका सबसे छोटा यहाँ बनेगा F, फिर ऑक्सीजन, फिर बेरिलियम। दिस इज बिकॉज एटॉमिक साइज डिक्रीज अक्रॉस पीरियड, क्योंकि पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर जो साइज होता है वो कम होता है। ठीक है, इसलिए ऐसा है।
अगला है कि आयोडीन, क्लोरीन, फ्लोरीन जो कि 5th, 3rd और 2nd पीरियड में आते हैं और 70वें ग्रुप में आते हैं, इसकी पहचान करनी है। तो लिख देंगे कि जो फ्लोरीन है, क्लोरीन, आयोडीन है, दिस इज बिकॉज एटॉमिक साइज इंक्रीज डाउन द ग्रुप। तो ग्रुप में नीचे जाने पर इनकी जो साइज होता है वो छोटा होता है, इसीलिए जो है फ्लोरीन से छोटा बड़ा क्लोरीन होगा, क्लोरीन से बड़ा आयोडीन होगा। ठीक है। द वैल्यूज ऑफ करंट्स, द वैल्यूज ऑफ करंट आई फ्लोइंग इन ए गिवन रेसिस्टर, कर दिए हुए कोई प्रतिरोध में जो करंट आई बह रहा है, फॉर द कोरोस्पोंडिंग वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस वी अक्रॉस द रेसिस्टर गिवन, और उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर है वो आपको दिया हुआ है प्रतिरोध के बीच में। 1 एम्पियर करंट में वोल्ट बता रहा था 1.6, फिर हमने एम्पियर को बढ़ाया, दुगना किया 1, तो ये बढ़ गया आपका 3.4, फिर हमने फिर 1 से दुगना किया 2, तो ये बढ़ गया 6.7, फिर हमने इसको 1 गुना बढ़ाया तो ये भी 10.2 पहुँच गया, फिर उसको 1 बढ़ाया तो 13.2 पहुँच गया। तो हम देख पा रहे हैं कि कोई संबंध है इनके बीच में। कहता है प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन यू एंड आई, दोनों का ग्राफ खींचना है, एंड कैलकुलेट द रेसिस्टर, आपको रेसिस्टेंस ऑफ रियोस्टेट रेसिस्टर निकालना, प्रतिरोध निकालना है। तो आप ग्राफ बना लेंगे, आपको वोल्ट यानी वोल्ट माने पोटेंशियल डिफरेंस, इसको आपको लिखना है मतलब वाई एक्स पर, और जो एम्पियर लिखा है करंट उसको एक्स एक्स पे, और ग्राफ इसी को देख के आपको बना लेना है। तो ग्राफ बनाने पे सीधी लाइन जा रही है। अब लिखेंगे फ्रॉम द ग्राफ से वी कैन टेक वैल्यू वी एंड आई, हम वी और वैल्यू आई लेते हैं और इसका मान जब निकालते हैं तो ये पुष्टि कर देता है कि जो रेसिस्टेंस होता है वो 3.3 ही है, क्योंकि वी और आई अब निकल चुका है। ठीक है। अगला है कि एक्सप्लेन करना है मेंडल का एक्सपेरिमेंट विद पीस ऑन इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर, कंसीडर ओनली वन विजिबल कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर। वर्णन करना है कि मेंडल का जो मटर का एक्सपेरिमेंट था उसमें जो कुछ बदलाव होते हैं वो आंशिक होते हैं, तो इसके बारे में बताना है। तो मेंडल कंक्लूडेड हिज ब्रीडिंग experiments of inheritance of character consider only one visible contrasting character, monohybrid cross with गार्डन पी। तो मेंडल ने पता लगाने के लिए कि वंशानुगत की लक्षण जो होते हैं सबसे अधिक कहाँ होते हैं, तो इसके लिए उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस एकल संकरण कराया था मटर के पौधे में, हरे पौधे में। उसके बाद यहाँ पे और भी उत्तर हैं। ही स्टडीड homogeneous pure plant to tall TT and short TT various. He crossed them and obtained F1 pregnancy. He found that in F1 pregnancy all plants were tall, and he sulfied the plants of F1 pregnancy which were hybrid TT. He found that in F2 pregnancy there were tall as well as short plant of which the 3/4 plants were tall and 1/4 was short. निष्कर्ष बताया हुआ है कि पहली पीढ़ी में बोने होते हैं कि लंबे होते हैं, फिर दूसरी पीढ़ी में बोने होते हैं कि लंबे, वो सब बताया हुआ है। अगला है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फ्रॉम द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द रेसिस्टर। ये जो सारे रेसिस्टर जोड़े हैं इन सबका एक समान प्रतिरोध बताना है। ठीक है। तो कैसे जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों की बात करें तो ये दोनों आपका सीरीज में जुड़ा हुआ है और ये दोनों पैरेलल जुड़ा हुआ है। तो पहले और यहाँ से हमें दिखा रखा है यहाँ से यहाँ के बीच में, तो पहले यहाँ पे तो 4 2 6 हो जाएगा और 6 ये 6 हो जाएगा। ठीक है। 6 होने के बाद पार्श्व क्रम में भी आपको दिख ही रहा है, पार्श्व क्रम में ये बना हुआ है, पैरेलल सीरीज में बना हुआ है। ठीक है। तो 1/2 और 1/3, इसका जब एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो आप आओगे 1/6 आ रहा है। ऐसे ये 4 2 6 हो जाएगा, और इसमें भी हम पाते हैं कि ये 6 जो है इसी के साथ पार्श्व क्रम में है, तो हम क्या करेंगे इसी में 1/6 भी ऐड कर लेंगे। ठीक है। और फिर इसका एलसीएम ले लेंगे और सोल्व कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 3 जमा 2 5 और 1 6/6 घट के 1 आ जाएगा। ठीक है।
अब हम कुछ आंसर पढ़ेंगे यहाँ से, ठीक है। तो आंसर है आपका, प्रश्न था आपका, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फ्रॉम द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। तो उत्तर हो जाएगा आपका, इन द गिवन सर्किट 4 ohm and 2 ohm are connected series, hence the equivalent resistance is given by RS equal to R1 plus R2। तो 4 2 6 ओम और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन पैरेलल इज, पैरेलल में इसको जोड़ने के लिए 1/R1 1/R2 1/R3 लाएंगे, तो सोल्व करने पे 6/6 आपका 1 ओम आ जाएगा। ए कोयल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इज कनेक्टेड टू ए गोल्ड मीटर। कहता है कि एक तांबे की जो कुंडली होती है उसको गैल्वेनोमीटर से जोड़ा गया है। व्हाट वुड हैपन, मैंने क्या होगा, इफ ए बार मैग्नेट इज, क्या होगा अगर छड़ चुंबक को, लिखा है पुश इनटू द कोयल, कोयल के अंदर पुश कर दें, विड्रो फ्रॉम इनसाइड द कोयल, कोयल के बाहर निकालें, और हेल्ड स्टेशनरी इनसाइड द कोयल, और कोयल के अंदर उसे स्थिर पड़ा रहने दें, तो क्या देखने को मिलेगा। पहला था कि अगर हम कुंडली के अंदर ढकेल दें क्या होगा, तो ड्यू टू चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कोयल द गैल्वेनोमीटर शो डिफ्लेक्शन। कहता है कि जो गैल्वेनोमीटर होता है उसको सुई में विक्षेप होगा। और ऐसे अगला है कि सेकंड था कि विड्रो फ्रॉम इनसाइड द कोयल, इसमें हो जाएगा ड्यू टू चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कोयल द गैल्वेनोमीटर शो डिफ्लेक्शन। अगला है हेल्ड स्टेशनरी इनसाइड द कोयल, तो उत्तर हो जाएगा कि एज द स्टेशनरी नो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कोयल सो गैल्वेनोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन। ठीक है, मतलब अगर आपका जो मतलब स्टेशनरी है वो हिलो डुलेगा नहीं, तो गैल्वेनोमीटर की सुई हिलो डुलेगी भी नहीं। ठीक है, 13वां प्रश्न यहाँ से पढ़ेंगे। स्टेट रीजन टू जस्टिफाई द फॉलोइंग, आपको कारण बताना है निम्नलिखित जस्टिफाई होने का, सही उचित होने का। द एग्जिस्टेंस ऑफ डिकम्पोजर इज एसेंशियल इन बायोस्फीयर। तो कहता है कि जो बायोस्फीयर में जैव विविधता है उसके लिए क्या जो अपमार्जक या डिकम्पोजर होते हैं वो जरूरी होते हैं। तो हाँ, ये जरूरी होते हैं। तो लिखा है कि डिकम्पोजर्स डिकम्पोज द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द डेड प्लांट्स एंड एनिमल टू द सिंपल मॉलिक्यूल लेवल। दस डिकम्पोजर हेल्प द return of various nutrients to the soil and water so that these are available to the producers once again. So if decomposer are removed from the earth, the soil and water will become deficient in nutrition and the operation of various mineral cycles will get attached. बोला कि जो डिकम्पोजर होते हैं अपमार्जक, ये हरे पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं और ये जो होते हैं ये कई पोषक तत्व मिट्टी से पानी के द्वारा पहुंचाने में मदद करते हैं। अगर हम पृथ्वी से जो डिकम्पोजर्स को हटा देंगे तो हमारा जो धरती है और जो पानी है उसमें पोषकों की कमी हो जाएगी और फिर ढंग से जीना मुश्किल हो जाएगा और हमें खनिज पदार्थ जो है वो ढंग से नहीं मिल पाएगा। ठीक है, खेती बाड़ी भी ढंग से नहीं होगी। अगला है कि फ्लो ऑफ एनर्जी इन ए फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल। आपको बताना है कि जो खाद्य श्रृंखला इसमें ऊर्जा का प्रवाह जो होता है उसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। तो लिखा है इन ए फूड चेन द एनर्जी मूव्स प्रोग्रेसिवली थ्रू द वेरियस ट्रॉपिकल लेवल, इट इज नो लॉन्गर अवेलेबल टू द प्रीवियस लेवल ऑटोट्रोप्स एंड द एनर्जी कैप्चर बाय द ऑटोट्रोप्स डज नॉट गो बैक टू द सोलर इनटू and also quantity of total available source increase gradually on each tropical level due to 10% low. Hence the flow of energy is unidirectional. भोजन श्रृंखला में ऊर्जा का स्तर जो होता है वो विभिन्न स्तरों पे विभिन्न होता है, इसीलिए इसका जो तापमान होता है वो गर्म होने पर मतलब अलग अलग हो जाता है। ठीक है, सेक्शन सी तक आ गए हैं, इसमें केस बेस्ड स्टडी पढ़ना है। कहता है दिस सेक्शन हैज़ 2 केस बेस्ड क्वेश्चन। इस सेक्शन में 2 केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं। एक तो आपको 14वां 15वां है। इच केस इज फॉलो बाय 3 सब क्वेश्चंस ABC और सब में 3 ऑप्शन दिए गए हैं ABC। पार्ट्स A एंड B आर कंपलसरी। भाग A और B जो है वो कंपलसरी हैं। हाउएवर एन इंटरनल चॉइस हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन पार्ट C।
लेकिन जो भाग सी है उसके अंदर भी कुछ आंतरिक मतलब चुनाव करने के लिए आपको मिल जाएगा। आंसर द प्रश्न है कि आंसर द फॉलोइंग गिवन क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। तो पढ़ते हैं दोबारा इसको। ये लिखा है कि द ग्रोविंग साइज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज ए कोज ऑफ कंसर्न फॉर ऑल पीपल। कहता है कि जो बढ़ती हुई आबादी होती है ये लोगों के लिए चिंता का विषय बनती है। द रेट ऑफ बर्थ एंड डेथ इन द गिवन पॉपुलेशन विल डिटरमाइन इट्स साइज। तो कहता है कि जो जन्म दर और मृत्यु दर जो होते हैं वो जनसंख्या की आकार को मतलब दर्शाते हैं। तो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म इंक्रीज देयर पॉपुलेशन। तो जनन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपनी जनसंख्या बढ़ा सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन फॉर रिप्रोडक्शन इज ग्रेजुअल एंड टेक प्लेस वाइल जनरल बॉडी ग्रोथ इन स्टिल गोइंग ऑन। तो सेक्सुअल मैच्योरेशन होने पर तो साधारणतः जो शरीर में बदलाव आते हैं और शरीर का विकास होता है। इन सम डिग्री ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन डज नॉट नेसेसरी मीन्स दैट द माइंड और बॉडी इज रेडी फॉर सेक्सुअल एक्ट। इसके लिए शरीर और जो मतलब दिमाग है उन दोनों का सही संतुलन होना चाहिए। और फॉर हैविंग एंड ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन, ताकि बच्चे बड़े हो सकें और उत्पन्न हो सकें। वेरियस कॉन्ट्रास्पेक्टिव डिवाइसेज आर बीइंग यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स टू कंट्रोल द साइज ऑफ पॉपुलेशन। तो मानव के द्वारा जो मनुष्य की जनसंख्या है इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे युक्तियां हैं, उपाय हैं। अब इसके आधार पर पहला प्रश्न है कि लिस्ट 2 कॉमन साइंस ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशंस इन बॉयज एंड गर्ल। कहता है कि लड़का लड़कियों में जो 2 लक्षण दिखते हैं कि वो उनमें यौनारंभ आ रहा है, लैंगिक परिपक्वता आ रही है, तो उसके 2 आपको कॉमन साइन बताने हैं। तो इसका अभी पढ़ेंगे। 2 कॉमन साइन कौन कौन से हैं। अगला है कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ रेकलेस फीमेल्स फोर्टाइसिस। तो रेकलेस फीमेल फोर्टाइसिस भ्रूण हत्या क्या होती है, सबके बारे में पूछा है। विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड चेंजेस द हार्मोनल बैलेंस ऑफ द बॉडी। कौन कौन से जो मेथड है जिससे हम शरीर में हार्मोन की संतुलन को नियंत्रित करके जन्म दर को रोक सकते हैं। फिर पूछा है कि और में कि व्हाट 2 फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। कौन से 2 कारक है जिससे हम ना एक जनसंख्या मतलब किसी भी जनसंख्या के आकार को मतलब डिटरमाइन ज्ञात कर सकते हैं। तो अब उत्तर पढ़ेंगे एक एक का। तो पहला का उत्तर हो जाएगा कि कॉमन साइन जो है सेक्सुअल मैच्योरेशंस का बॉय और गर्ल में, तो वह है थिक हेयर ग्रोविंग इन द न्यू पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज आर्मपिट्स एंड द जेनिटल एरिया बिटवीन द थाई। जांघों के बीच में और कांखों के बीच में बाल का उगना। आगे लिखा हुआ है कि थिनिंग हेयर कैन आल्सो अपीयर ऑन द लेग्स एंड आर्म्स। तो हाथ पाँव पे मतलब पतले बाल आना, एज वेल एज ऑन द फेस, और चेहरे पे भी आना। और अगला है कि द स्किन फ्रिक्वेंटली बिकम्स ऑयली एंड माइट बिगिंस टू डेवलप पिंपल्स। कहता है कि त्वचा का तेली होना और उसमें मुहासों का निकलना। इससे हम लैंगिक आने को पहचान सकते हैं। ठीक है, लड़के और लड़कियों में। अगले का प्रश्न का उत्तर है कि ड्यू टू रेकलेस फीमेल फोर्टाइसिस चाइल्ड सेक्स रेशियो इज डिक्लाइनिंग एट एन अलार्मिंग रेट इन सम सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। महिला भ्रूण हत्या से जो लिंग अनुपात है वो समाज में मतलब चेतावनी और खतरे की जगह पहुंच गया है। और कुछ कह रहा है कि कॉन्ट्रासेप्टिव उपाय में पिल्स गोलियां होती हैं जो हार्मोन मतलब शरीर के अंदर हार्मोन को बैलेंस करती हैं और पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में मदद करती हैं। और अगला एक प्रश्न था, उसका उत्तर है कि बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर द फैक्टर्स विच डिटरमाइन द साइज ऑफ पॉपुलेशन। जन्म दर और मृत्यु दर जो होते हैं ये पॉपुलेशन को निर्धारित करते हैं। रीड द फॉलोइंग केस बेस पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन आफ्टर पैसेज। केस बेस में आपको देता है, पैसेज दिया है, इसको पढ़िए और उत्तर दीजिए। तो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटीज ऑफ सम सब्सटेंस एट 20 डिग्री सेल्सियस आर गिवन। 20 डिग्री तापमान पे जो कुछ पदार्थ है उनकी रेसिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी यानी वैद्युत प्रतिरोधकता दी हुई है। इसका ऐसा मतलब ओम मीटर होता है।
सिल्वर, कॉपर, टंगस्टन, आयरन, मरकरी और निक्रोम सबका दिया हुआ है। तो कहता है अमंग सिल्वर एंड कॉपर, बताइए सिल्वर और कॉपर के बीच में से विच वन इज ए बेटर कंडक्टर, दोनों में से अच्छा कौन है। तो आपको पता होगा सिल्वर है। अगला है कि विच मटेरियल वर्ड यू एडवाइज टू बी यूज इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस, कह रहा है कि विद्युत उसमें यंत्रों में आप किस धातु का प्रयोग करेंगे, किस पदार्थ का प्रयोग करेंगे। तो निक्रोम का तार यूज़ करेंगे। अगला है कि व्हाट डू यू मीन बाय रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी क्या होती है विद्युत प्रतिरोधकता, इसके बारे में बताना है। तो सिल्वर नाइक्रोम के बाद रेसिस्टिविटी का आंसर है कि रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। विद्युत प्रतिरोधकता की परिभाषा ये है कि किसी भी चालक में प्रतिरोध जो होता है ना, वो चालक की लंबाई और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अगला है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस, किसी भी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोधकता पर तापमान का क्या असर पड़ता है। रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल चेंजेस इट्स इफ इट्स टेम्परेचर चेंज, कहते हैं विद्युत प्रतिरोधकता बदल जाती है पदार्थ की अगर तापमान बदलता है। द जनरल रूल इन रेसिस्टिविटी इंक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर इन कंडक्टर एंड डिक्रीज विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर इन द इंसुलेटर, कह रहे चालकों का तापमान बढ़ने पर रेसिस्टिविटी बढ़ती है और अगर इंसुलेटर होता है तो उसमें घटती है। ठीक है, इन चालक में घटती है। तो ये हमने पूरा सैंपल पेपर पढ़ा। मिलते हैं अगली कक्षा में। आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।